स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है वसु कटारा। आज के सेशन में, देशांतर सीरीज के सेशन में, हम इस पहले एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल अफेयर्स संबंधित खबरों को, सुर्खियों को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, ये सीरीज डेली चला करेगी, मंडे से सैटरडे। ये सीरीज बाइलिंगुअल होगी, द्विभाषी होगी। इसका मतलब इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सीरीज के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है, अलग अलग वैश्विक मुद्दों से संबंधित, इंटरनेशनल इश्यूज से संबंधित, वो आप तक पहुंचाई जाएगी। आज डे 1 है। आप मुझे समझेंगे, मैं आपको समझूंगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इस सेशन के माध्यम से आप सब बच्चों के डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। और बस इतना ही नहीं, दुनिया भर में समसामयिकी या करंट अफेयर्स से रिलेटेड घटनाओं को आप और अच्छे से जान पाएंगे। अपने एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में अपने शब्दों में उतार पाएंगे और ज़रूर सफलता का मुकाम आप सबको मिलेगा। चलिए, फिर से मैं एक बार खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है वसु कटारा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बच्चों को पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं काम कर चुका हूँ। इसके साथ साथ क्योंकि पढ़ाने का बहुत शौक़ है और सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया है खुद, तो इसलिए आप सब बच्चों को कई सारे मुद्दे, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और करंट अफेयर्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं मेरे। इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग मुद्दे मैं समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ। और कई सारे बच्चों का इस वजह से सिलेक्शन, चयन भी हुआ है और आपका भी होगा अगर आप मेहनत करते रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और स्टडी IQ के अलग अलग सेशंस देखते रहेंगे। मेरे अलावा कई सारे फैकल्टीज़ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है कि आप सबको अध्ययन में, स्टडीज़ में, पढ़ाई में मदद कर सकूं और सिलेक्शन की तरफ ले जा सकूं। चलिए, समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे आप सब बच्चों के साथ। देशांतर इस सीरीज़ का नाम होगा। देशांतर नाम क्यों रखा है? देश भर की खबरें और उससे जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय खबरें, सुर्खियाँ, इन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स में यूपीएससी के लिए। और उसी चीज़ को रोमांचक तरीके से आप सबके सामने मैं रखूँगा डेली शाम 10 बजे या रात 10 बजे इस सेशन के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे आज? पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहली बात तो मेरा नाम फिर से वसु कटारा, आप देख सकते हैं। यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सीरीज़ का नाम देशांतर है, डेली इंटरनेशनल अफेयर्स एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी दुनिया भर में जो भी महत्वपूर्ण खबर है, जो न्यूज़ में चल रही है, न्यूज़पेपर में चल रहे हैं, उनकी एनालिसिस मैं आपको दूंगा। जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं श्रीलंका और चाइना के बीच में एक युआन वांग 5 कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या मुद्दा है, क्या समस्या पैदा हो गई इन 2 देशों के बीच में? बल्कि ये 2 देशों की कहानी है ही नहीं, ये एक ट्रायंगल है। आप इसे लव ट्रायंगल मत समझिएगा। ये एक ट्रायंगल है जिसमें इंडिया, चाइना और श्रीलंका तीनों जुड़े हुए हैं। समझेंगे इसे। सबसे पहली चीज, चाइनीज एनवॉय मीट्स रनिल विक्रमसिंघे ऑन शिप्स हम्बनटोटा विजिट। देखिए क्या है, आज 10 अगस्त तारीख है, कल है 11 अगस्त। 11 अगस्त को श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट पे एक शिप आने वाला था। शिप का नाम था युआन वांग 5। युआन वांग, ये कैसा नाम है? चाइनीज़ नाम है शिप का। और 5 क्यों लिखा है? क्योंकि ऐसी शिप्स की श्रृंखला में 7 टोटल शिप्स हैं, पानी के जहाज़ हैं। अब पानी का जहाज़ चाइना का आ रहा है श्रीलंका। इंडिया को इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, भारत, आपने पढ़ा होगा संविधान में, पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि हम एक संप्रभुत्व देश हैं। वी आर अ सॉवरेन कंट्री। और संप्रभुत्व होने की वजह से, सॉवरेन होने की वजह से हमारे पास कुछ अधिकार है।
कि कोई और देश हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अच्छा, इसके साथ साथ UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, समुद्र के ऊपर, देखिए ज़मीन के ऊपर अलग अलग देश अपने कानून बना के बैठे हैं। ये खुले पानी के अंदर जहाँ पे अलग अलग ओशंस हैं, महासागर हैं, इनके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है भाई? इनके ऊपर लागू होता है अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो कि सी के ऊपर लागू होता है। दोस्तों अब समझिएगा मेरी बात। अनक्लॉज नाम के इस लॉ के तहत हर देश को कुछ सोवरेनिटी, संप्रभुता पानी के ऊपर भी, उसके आसपास के वाटर्स के ऊपर भी प्राप्त है। इंडिया को भी प्राप्त है। अगर मैप देखेंगे तो आपको एक बहुत विचित्र चीज देखने मिलेगी। वो विचित्र चीज क्या है कि इंडिया और श्रीलंका बहुत पास पास हैं, दो अलग अलग देश हैं, दोनों सॉवरेन हैं। जैसे हम सॉवरेन हैं वो भी सॉवरेन है, और सॉवरेनिटी होने की वजह से हम अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं और कोई देश हमारे अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारे फैसलों में, और ना ही हम श्रीलंका के किसी फैसले में हस्तक्षेप कर सकते, ना ही वो हमारे किसी फैसले में हस्तक्षेप कर सकते। तो क्योंकि बहुत पास हैं ये दोनों देश, इंडिया और श्रीलंका, तो आपस में इनका ओवरलैपिंग टेरिटोरी आती है, वो भी वाटर के अंदर आपको देखने मिलेगा, समुद्र के अंदर ओवरलैपिंग टेरिटरी है। अब ये ओवरलैपिंग टेरिटरी में क्या कहना चाह रहा हूं, क्या मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात बच्चों ये है कि इंडिया, भारत जो है, इसका अगर आप देखेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किस चिड़िया का नाम है, आइए समझते हैं। जमीन से सटे हुए जो भी जल क्षेत्र है, वाटर का एरिया है, पहले हम समझते हैं EEZ क्या होता है। जो एक वाटर का एरिया है वो उस देश का एक्सक्लूसिव जोन, उस देश के लिए विशेष तौर पे डिमार्केट किया गया एक एरिया है, जिस एरिया में कमर्शियल पर्पसेस के लिए काफ़ी सारे काम, जैसे मछली पकड़ना, शिपिंग होना, इसके साथ साथ मिनरल एक्सप्लोरेशन, तेल निकालना समुद्र में, या कोई भी मिनरल्स, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं ना, समुद्र के अंदर मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। अब ये कितना इलाका है? क्या ये इंडिया से लेकर ये इंडोनेशिया तक चला जाएगा? क्या पाकिस्तान का एरिया भी इंडिया में आ जाएगा, जो समुद्र का इलाका है? देखिए हर कंट्री को कुछ एरिया प्राप्त है, इंडिया के पास भी है, श्रीलंका के पास भी है। इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, इट इज एन एरिया दैट इज एडजेसेंट टू एंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी। अब सर टेरिटोरियल सी क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं? इट कैन एक्सटेंड टू ए मैक्सिमम ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। आओ थोड़ा और गहराई में से समझते हैं। किसी भी देश की सतह जमीन धीरे धीरे खत्म होती है, जैसे यहां पे आपको होते हुए दिख रही है। उसके बाद शुरू होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पर ये जमीन से खत्म नहीं होता, इसके लिए आपको तीन चीजें समझनी होंगी। पहले क्या है? पहले है आपका टेरिटोरियल सी। पहले क्या है आपका? टेरिटोरियल सी। ये एरिया आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक का इलाका है। 12 नॉटिकल माइल्स बच्चे तक का इलाका है। और इसके आगे आपको देखने मिलेगा 200 नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल्स समुद्र के अंदर किलोमीटर नहीं चलता, मीटर नहीं चलता, बल्कि नॉटिकल मील चलता है। यह डिस्टेंस नापने का एक यूनिट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस एरिया को कहेंगे जहां पे हमारे देश, क्योंकि हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे पास राइट है, अधिकार है। और सिर्फ हमारे पास अधिकार नहीं, बाकी देशों के पास भी। जैसे अब श्रीलंका के साथ कंट्रोवर्सी हो रही है कि श्रीलंका और इंडिया का इकोनॉमिक जोन ओवरलैपिंग होगा, यहां से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, ये ओवरलैपिंग होगा। और अब दोनों देशों के पास इस क्षेत्र में कुछ भी करने की शक्ति है। अब श्रीलंका भी यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। अब श्रीलंका ने ऐसे ही हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइना के एक शिप को आने की अनुमति दी है।
अब आप कहोगे सर शिप ही तो है, क्या ही कर लेगा। अगर आपकी ये सोच है कि शिप ही तो है, क्या ही कर लेगा, तो मैं बता दूं कि ये कोई बिल्कुल मामूली शिप नहीं है, ये कोई साधारण शिप नहीं है, बल्कि चाइना का एक ऐसा शिप है जो कि जासूसी कर सकता है, स्पाइंग कर सकता है, माफ़ कीजिएगा, जासूसी कर सकता है। और इस शिप के माध्यम से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या इंटरकॉन्टिनेंटल, हम एशिया कॉन्टिनेंट में हैं, ऐसे ही अमेरिका, उत्तर अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसे ही अफ्रीका आपको एक कॉन्टिनेंट देखने मिलेगा। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हमला करने की रेंज रखने की क्षमता जिस मिसाइल में होती है उसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM कहते हैं। अब आप कहोगे कि मिसाइल भी क्या अलग अलग टाइप की होती है? जी हाँ, मिसाइल जिस मोशन में जाती है वो अलग अलग टाइप की होती है। एक हो गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का प्रिंसिपल अलग है, और एक और प्रकार की होती है क्रूज मिसाइल। मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ भी UPSC के लिए ज़रूरी है जाननी। अगर हम एक बेसिक आइडिया लें तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है वो मिसाइल जो कि हवा में गई, ग्रेविटी की वजह से किसी एक क्षेत्र को जाके हमला करती है। आपने उसे हवा में एक हाइट तक पहुंचाया, एक स्पीड तक पहुंचाया, एक गति तक पहुंचाया, उसके बाद वो ग्रेविटी की वजह से गिर रही है। ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल, जो हवाई जहाज की तरह एक जगह से उड़ के दूसरी जगह तक जाके हमला कर सकती है। क्रूज मिसाइल टेक ऑफ करेगी और जहां पे हमला करना है वहां पे लैंड हो जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल को आप एक गति दोगे, एक ऊंचाई दोगे, उसके बाद वो अपने आप, जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ उछाली हवा में और वो वापस नीचे गिर रही है, ये है बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल। पर जैसे हवाई जहाज उड़ता है, दिल्ली से फ्लाइट बढ़ी और जाकर मुंबई लैंड कर गई, तो ये क्रूज़ हो रहा है। और इसी पैटर्न पर जब मिसाइल चलती है तो उसे क्रूज़ मिसाइल कहते हैं। ये एक बेसिक चीज़ डिस्कस करी। अब वापस आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यही था कि ये जो शिप था, इस शिप के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप इससे ICBM भी फायर कर सकते हो, सैटेलाइट ट्रैकिंग कर सकती है, स्पाइंग कर सकती है, जासूसी कर सकती है। भारत के पास एक ऐसा शिप आ रहा है जिसके पास जासूसी, स्पाई करने की क्षमता है। भारत के सीक्रेट चुराए जा सकते हैं। क्या भारत के क्षेत्र के पास ऐसे किसी शिप को आने की अनुमति मिलनी चाहिए? रनिल विक्रमसिंघे ने कहा नहीं मिलनी चाहिए। अब आप बताइए कौन है रनिल विक्रमसिंघे? मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में मेरे को जवाब मिले। हु इज रनिल विक्रमसिंघे करंटली? कुछ समय पहले आपको पता है राजपक्सा बंधुओं की सरकार थी, जिनको जनता ने, श्रीलंका के जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया और उनको मजबूर कर दिया सत्ता छोड़ने के लिए। वो सरकार राजपक्सा बंधुओं की बहुत करीबी मानी जाती थी चाइना के साथ, और चाइना से बहुत गहरा संबंध था। तो उन्होंने अनुमति दी कि आप आइए 11 से 17 अगस्त के बीच में श्रीलंका में आइए, रीफ्यूलिंग करिए। पानी का जहाज़ है, कुछ स्टॉक भी उसे रखना पड़ता है चीज़ों का, उसके अंदर भी बहुत अलग अलग ईंधन की फ्यूलिंग करनी पड़ती है। और इस तरीके से रिप्लेनिश होने के बाद, संसाधन जो कम हो गए उनकी पूर्ति होने के बाद, रिसोर्सेस जो कम हो गए उनको वापस प्राप्त करने के बाद, गैदर करने के बाद, वो शिप वहाँ से चल पड़ता। चाइनीज सरकार और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी इसे हार्मलेस डॉकिंग ऑफ शिप मान रही थी। हमने कहा ऐसा नहीं है। इंडियन एम्बेसडर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कोशिश करी, क्योंकि हमें अपनी सोवरेनिटी प्यारी है। हम नहीं चाहते कोई ऐसी शिप हमारे क्षेत्रफल में आए जो कि स्पाई करने की क्षमता रखती है, जासूसी करने की क्षमता रखती है भारत के अलग अलग रिसोर्सेज के ऊपर। इसलिए हमने कहा कि आप अभी इसको आने की अनुमति ना दें। श्रीलंकन सरकार ने इस बात को माना और चाइनीज़ सरकार को बोला कि हम अनुमति नहीं दे सकते और आपको डेफर करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं चाइना का रियल पर्पस, असली पर्पस क्या है। वो वहाँ पे शिप रिफ्यूलिंग के लिए नहीं, बल्कि जासूसी, स्नूपिंग के लिए, स्पाइंग के लिए लेकर आ रहे हैं। अब समझिएगा, युआंग वांग सीरीज़ की शिप को हमने आने से भारत में मना कर दिया। अब इसका रिपरकशन ये है,
चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एक सेंसलेस एक्ट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हम लोग अपने सॉवरेनिटी के बारे में चिंतित हैं और ऐसा पहले भी हुआ है। चाइनीज़ गवर्नमेंट श्रीलंका को एक इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह देखती है। इंडिया की डिप्लोमेसी ऐसी नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी नहीं है। आप किसी भी इंडिया के सिद्धांत को, विदेशी सिद्धांत को, फॉरेन पॉलिसी को समझें, चाहे वो हमारे देश की पंचशील नीति हो गई, पंचशील का सिद्धांत हो गया, या गुजराल डॉक्ट्रीन हो गया, हम अपने साथी देश, अपने पड़ोसी देश, अपने से छोटे देशों की मदद करते हैं, ना कि उनका शोषण करते हैं। हम एक्सप्लॉइट नहीं करते, हम हेल्प करते हैं। या भी हमने कुछ समय पहले लाइन ऑफ क्रेडिट दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट को, लोन दिया। बेसिकली दवाइयाँ नहीं थी, एसेंशियल मेडिसिन्स की कमी हो गई थी, वो मदद करी हमने। बस इतना ही नहीं, हमने हर संभव प्रयास किया है। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प श्रीलंका थ्रू इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। जो आर्थिक संकट से श्रीलंका गुजर रहा है ना, हमने उसे सुधारने की पूरी कोशिश करी है। और इस कोशिश के दरमियान श्रीलंकन सरकार और श्रीलंका के लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया है इंडिया के इंटरेस्ट को। पर चाइना के ऊपर हमेशा सवाल, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट अपनाने की, हथियाने की कोशिश करी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, और हम्बनटोटा पोर्ट पे ही ये शिप आने वाला था 11 तारीख को, 17 तक रहता, 17 अगस्त तक रहता। और कह तो रहे थे कि फ्यूल और सप्लाईज अपनी भरेंगे, पर रियल पर्पस हम भी जानते हैं। चाइनीज़ इंटरेस्ट इज़ एंटीथेटिकल, हमारे खिलाफ है, इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो हमने इसलिए चाइनीज़ शिप को आने से रोका। और हम चाइना का पुरजोर विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि कई सारे अभी कंट्रोवर्सीज और चल रहे हैं। आपने 2020 में देखा होगा, डोकलाम इशू हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भारत को फेस करना पड़ रहा है। डोकलाम इशू हुआ, इंडियन ओशन रीजन के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रोकने की कोशिश कर रहा है चाइना। अलग अलग देशों के पोर्ट्स को, बंदरगाहों को हथियाने की कोशिश कर रहा है। इसकी एक पॉलिसी है जिसमें ये अलग अलग पोर्ट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग देशों के। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कंट्रोवर्सी का नाम सुना होगा। ये कंट्रोवर्सी इस बात से जन्मी है कि श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देशों को चाइनीज़ गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर रही है, पैसे से खींचती है, इकोनॉमिक हेल्प देती है, और उसके बाद उनके ही रिसोर्सेस को हथिया लेती है। श्रीलंका के ऊपर भी कर्ज ऐसे ही बढ़ा। और मैं बता दूं आपको, श्रीलंका को सबसे ज़्यादा कर्ज चाइना ने दिया है, हमने सबसे ज़्यादा सहायता की है, चाइना ने सबसे ज़्यादा डेट या क्रेडिट दिया है, और उसी क्रेडिट के नीचे दबा हुआ है श्रीलंका, और इसी वजह से उसे अलग अलग देशों की बात माननी पड़ती है। अब हम एक महत्वपूर्ण बात ये समझते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में हर छोटे छोटे देश हैं, कई सारे देश हैं, और उन देशों के पास खुद की शक्ति है, खुद की पावर है, खुद की अथॉरिटी है, खुद की सॉवरेनिटी है। चाइना क्या कर रहा है, उन देशों को आर्थिक मदद के नाम पर नियो कॉलोनियलिज्म चला रहा है। अब ये नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। 250 साल अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया। हम क्या थे अंग्रेज़ों के? हम एक कॉलोनी थे, हम एक कॉलोनी थे। इम्पीरियलिज्म, उपनिवेशवाद के तहत हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधन का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सरकार आगे बढ़ती रही। वैसे ही अलग अलग देशों को चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने अंतर्गत या अपने अधीन रखकर, अपने तहत रखकर, उनके रिसोर्सेज का यूज़ करके तरक्की करना चाहता है। चाइना की जो ग्रोथ है, ये अग्रेसिव ग्रोथ है। चाइना आगे तो बढ़ रहा है, पर अलग अलग एरियाज़ को अपने क्षेत्राधिकार में लेने की कोशिश कर रहा है। स्कारबोरो शोल हो गया, स्प्रैटली आइलैंड, सेंकाकू, डियाओ, अलग अलग आपके ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। और ताइवान के साथ एक फ्रेश डिस्प्यूट तो आपको देखने मिल ही रहा है। तो बेसिकली ताइवान कंट्रोवर्सी हो गई या श्रीलंका के साथ कंट्रोवर्सी हो गई, हर कंट्रोवर्सी में आपको देखने मिल रहा है कि चाइना इज़ द मेन कल्प्रिट। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द ट्रीटमेंट विच इज़ मेटेड बाय देम बाय चाइना। ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी खुश नहीं है, फिलीपींस की सरकार, वियतनाम, इंडोनेशिया,
अलग अलग देशों की सरकार ने, भारत तो है ही, समय समय पर चाइना का विरोध किया है। अब चाइना ने पाकिस्तान में एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया था। छाबहार, ग्वादार, अलग अलग पोर्ट्स के आपने नाम सुने होंगे। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, छाबहार और ग्वादार की लोकेशन क्या है, कौन सा पाकिस्तान में है, कौन सा ईरान में है। तो आप इनमें से कोई एक पोर्ट होगा जहाँ पर चाइना कोशिश कर रहा था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, सीपेक के तहत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, ताकि उतने इलाके में, उस एरिया के अंदर सड़क बना सके और अपना ट्रेड इंडियन ओशन के अलावा, अगर श्रीलंका को यूरोप ले जाना है, मिडिल ईस्ट ले जाना है, तो वहाँ से ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, वरना इंडियन ओशन पूरा घूम के आना पड़ता था। तो मुद्दे की बात यही है कि इंडियन ओशन रीजन में श्रीलंका अपना दबदबा, चाइना माफ़ कीजिएगा, अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अलग अलग देशों में इंटरफेरेंस करता है चाइना। श्रीलंका में भी आपने देखा, गालवान डोकलाम जैसी कंट्रोवर्सी इंडिया के साथ कर चुका है चाइना। बॉर्डर डिस्प्यूट्स कई सारे हैं इंडिया के ऊपर, चाइना ने कई बार अग्रेशन किया है, अनकॉल्ड अग्रेशन किया है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर स्किर्मिशेस के नाम पर, चाहे वो डोकलाम हो गया, चाहे वो आपका दौलत बेग ओल्डी हो गया, चाहे वो आपका अलग अलग एरियाज, गालवान हो गया, डोकलाम हो गया। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है चाइनीज़ गवर्नमेंट की, वो चल ही रही है। अब इंडिया और श्रीलंका के रिश्तों के लिए क्या ज़रूरत, क्या हो रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका दोनों एक ऐसे रीजन में है जो कि बहुत डेवलप हो रहा है। बहुत गरीबी होती थी, भुखमरी होती थी, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। उनको दूर करते करते अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। तरक्की की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, आपको ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया इस टाइम पे जो लेवल पे है, वी आर सेट टू बिकम दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 2026 तक, 2025 तक बल्कि हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएंगे। हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर चले हैं, हम बनना चाह रहे हैं, हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दुनिया मानती है कि चाइना का जो ग्रोथ पिछले हमने 20 साल में देखी है, अब वैसी ग्रोथ इंडिया में आएगी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है। आपने देखा होगा कई सारे चाइनीज़ फ़ोन्स, ऐप्स को इंडिया में बैन किया गया है। एप्लीकेशंस के ऊपर पहले तलवार चली, अब मोबाइल्स के ऊपर तलवार चल रही है। और ऐसे धीरे धीरे करके ये जो ट्रेड डेफिसिट, ये जो घाटा है, ये जो तराजू है, जो अभी चाइना की तरफ झुका हुआ है, ज़्यादा व्यापार करते हैं, हमें वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, ये धीरे धीरे पलट जाएगा, बदल जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि इंडिया के लिए श्रीलंका और श्रीलंका के लिए इंडिया दोनों ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। और क्योंकि एक दूसरे के लिए दोनों ज़रूरी हैं, आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमें अपने रिसोर्सेज को मिलाकर, क्षमताओं को मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया ने श्रीलंका की बहुत बार मदद करी है पॉलिटिकली। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ऐतिहासिक तौर पे, क्योंकि हमारे पड़ोस में, हमारे नेबरहुड में है, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है और हमने अपने साथ के छोटे देशों को हमेशा से मदद करी है, सहायता करी है, चाहे वो सार्क कंट्रीज़ हों, चाहे वो बिम्स्टेक के अंदर आने वाले कंट्रीज़ हों। बिम्स्टेक एक ग्रुप है, जैसे सार्क एक ग्रुप है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड चाइना, क्योंकि ये दोनों थोड़े हॉस्टाइल रहे हैं हमारे साथ। मुद्दे की बात, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले आप अगर खंगालेंगे तो इंडिया और श्रीलंका के अच्छे संबंध रहे हैं। श्रीलंका के अंदर जब एक्सट्रीमिज़म, LTTE, लिट्टे जिसे आप कहते हैं, उसके दौरान बढ़ रहा था, तब भी भारत ने सपोर्ट किया। हमने लिबरेशन फोर्स भेजी इंडिया से, जो कि पीसफुल पर्पसेस के लिए, शांति वार्ता के लिए गई थी, जिसके तहत हमने एक प्रयास किया कि नॉर्थ श्रीलंका और बाकी एरियाज़ में जो एक्सट्रीमिज़म पनप रहा था उसको हम कंट्रोल कर सकें। बेसिकली गृह युद्ध, सिविल वॉर श्रीलंका में रुक जाए। आपको पता होगा राजीव गांधी जी की हत्या भी हुई, वो उनके श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट, या एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, उस पर चलिए इतना हम नहीं अभी डिस्कस करेंगे, पर वो भी कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ, रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ था। इंडिया ने कई बार समय समय पर श्रीलंका का साथ दिया, आज भी दे रहे हैं जब वो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। हमने आर्थिक, मैंने बताया आपको, आर्थिक मदद प्रोवाइड करी है। हमने अलग अलग रूप से श्रीलंका की सहायता करी है।
पाकिस्तान और चाइना इंडिया से हॉस्टाइल रहे और उसी हॉस्टिलिटी की वजह से इंडिया को बाकी देशों की तरफ देखना पड़ा, जिसमें श्रीलंका एक एग्जाम्पल है। तो इस पूरे इशू के तहत भारत और श्रीलंका का एक अच्छा संबंध है आर्थिक तौर पे। अभी हम उनकी सहायता कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उनकी मदद कर रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, करेंसी स्वैप अग्रीमेंट कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं जिसके माध्यम से आर्थिक संकट से उबर पाएँ और श्रीलंकन अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि इंडिया जो है एक ऐसे मुकाम पे है अभी जहाँ पे अगर इंडिया ने श्रीलंका की मदद करी तो कई सारे छोटे देशों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इंडिया एक्सप्लॉइट करने के बजाय कोऑपरेट करना चाह रहा है और वो हमारे लिए ज़रूरी है। अल्टीमेटली इट इज़ अ टिकट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब छोटे छोटे देश हमारा सहयोग करेंगे और हमारा नाम प्रस्तावित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के तौर पे, तब जाके इंडिया को आप एक्चुअल सुपर पावर कह पाएंगे। जो अपॉर्चुनिटी हमने मिस करी है, खोई है, वही अपॉर्चुनिटी हमें फिर से मिल पाएगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब चाइना के लिए इस पूरी चीज़ का क्या पैमाना है, क्या चल रहा है? चाइना की जो ग्रोथ हो रही है, चाइना चाह रहा है जितने अग्रेसिवली ग्रो कर सके करे। बाकी देशों के साथ भी उसका यही रवैया है। ताइवान कंट्रोवर्सी भी आप देख ही रहे हैं कैसे रूप ले रही है। तो चाइना बेसिकली ये चाह रहा है कि अलग अलग देश उसके साथ रहें, अपने रिसोर्सेज उसे बेच दें। मालदीव्स में भी यही हुआ, श्रीलंका में हो ही रहा है, म्यांमार के साथ भी छुटपुट ऐसे डिस्प्यूट्स रहे हैं चाइना के। तो बेसिकली इंडिया के लिए कंसर्न है और होना भी चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने अलग अलग हथकंडों से इन देशों के आर्थिक संसाधन पर कब्जा कर लेंगे और धीरे धीरे पॉलिटिकली भी काफ़ी, जैसे मैंने बताया राजपक्सा बंधुओं के दौरान, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर चाइना की बहुत अच्छी पकड़ थी, क्योंकि राजपक्सा बंधुओं को चाइना का मित्र माना जाता था। तो हमें इकोनॉमिकली, कल्चरली तो ऑब्वियसली, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलेशनशिप है, श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो होता है। इंडिया में भी बुद्धिज़्म बोध गया है हमारे पास बिहार में, और बुद्धिज़्म काफ़ी बड़े पैमाने पर हम अपने देश के अंदर एक बहुत मेजर रिलीजन के तौर पे देखते हैं। और इंडिया से ही ओरिजिन आपको देखने मिलेगा बुद्धिज़्म का, पूरी दुनिया में विस्तार हुआ। तो हमारा एक बुद्धिज़्म से संबंधित रिश्ता है। कल्चरली वी आर कनेक्टेड। व्यापार के तौर पे अभी श्रीलंका इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वो बाकी देशों पे भी है, पर हम कम से कम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, शोषण नहीं कर रहे, हम सहायता दे रहे हैं। कल्चरली तमिलियंस श्रीलंका के अंदर हैं, और क्योंकि हम एक सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इंडिया और श्रीलंका पड़ोसी देश हैं, तो आपस में और रिश्ता गहरा होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे मछुआरे कई बार श्रीलंका चले जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे कई बार हमारे आ जाते हैं, फिर उनका आदान प्रदान, उनका एक्सचेंज होता है। तो वी आर इन द सेम रीजन, वी कैन नॉट बी एंटेगनिस्ट टू ईच अदर। हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। और इसी वजह से स्टूडेंट्स, इसी वजह से आपको देखने मिलेगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करें और इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका को बचाएं। और इस टाइम पे अगर हमने इंटरवीन करके चाइना के शिप को अगर आने से रोका, तो बेसिकली इसीलिए रोका क्योंकि हमें सोवरेनिटी का खतरा था, हमारी संप्रभुता का खतरा था। और अब क्योंकि श्रीलंका ने हमारी कंसर्न, हमारी बात को समझा, इस पूरे श्रीलंका के अंदर इस पूरे शिप की यात्रा को रोका, डेफर किया, तो उन्होंने हमारा कंसर्न भी समझा, और ये बहुत अच्छी बात है। मूविंग फॉरवर्ड आगे का रास्ता कैसा हो, भारत सरकार श्रीलंकन सरकार और गहरे संबंध स्थापित करे, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करे, क्योंकि हमने 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस झेली थी, देखी थी, लगभग 30 साल हो गए हैं। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस, बल्कि उससे भी काफ़ी खतरनाक इकोनॉमिक क्राइसिस अभी श्रीलंका में चल रही है। हमें उस इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने में श्रीलंका का सहयोग करना है। बस इतना ही नहीं, हमें कोशिश करनी है कि ये आर्थिक संकट से उभरें। दवाइयाँ, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, संसाधन की ज़रूरत है, बिजली, पानी, पीने का पानी, अन्य संसाधन हम मुहैया कराएं, हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। और बस इतना ही नहीं,
श्रीलंका को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी सहयोग करें। सार्क और अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जिसमें भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, डेवलपमेंट की तरह ले जाएं। तो मैं ओवरऑल इस पूरे कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बस आपको यही कहना चाहूँगा कि ये शिप अगर आता, स्पाइंग करता, 750 किलोमीटर तक की रेंज है, अलग अलग इंडिया के इंस्टॉलेशंस, कुडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और अलग अलग इंस्टॉलेशन जो हमारे मिलिट्री सिग्निफिकेंस के हैं, हमारे लिए नेशनल स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के हैं, उसके ऊपर ये स्पाइंग करता, जासूसी करता, इससे अच्छा हमने रोक ही दिया। पर आगे ऐसा ना हो, इसके लिए एक प्रेसिडेंट भी सेट किया है और हर बार भारत को अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़नी है ताकि चाइना एक्सप्लॉइट ना कर सके हमें और श्रीलंका को। और इसके साथ साथ इस ट्रायंगल के अंदर चाइना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना आके खड़ा हो जाए। चाइना शुड स्टे अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप एंड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। चाइनीज़ अखबार इस पूरे इंटरवेंशन को सेंसलेस कह रहे हैं, पर ये सेंसलेस चीज़ नहीं है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि चाइना के ऐसे इंटरफेरेंस की वजह से इंडिया के अलग अलग इंटरेस्ट पर खतरा उठा है। बॉर्डर कंट्रोवर्सीज, बॉर्डर इश्यूज, डोकलाम, गलवान जैसे एरियाज़ में कंट्रोवर्सीज हुई हैं। इसीलिए फ्यूचर में, आने वाले टाइम में ऐसे विवाद, ऐसे मुद्दे ना हो, इसीलिए दोस्तों भारत श्रीलंका साथ मिलकर आगे बढ़ के कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को, अपने म्यूचुअल बेनिफिट को आगे रख सके। और इसके साथ साथ मूविंग फॉरवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया के अंदर, डिफेंस के एरिया के अंदर भी इनका म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़े और तरक्की कर सके दोनों देश। तो मेरे पार्टिंग वर्ड्स, आखिरी शब्द आज इस सेशन में यही होंगे कि ये पूरा क्षेत्र, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इलाका है, जिसमें इंडिया है, श्रीलंका है, कई सारे और छोटे छोटे देश हैं, ये आपस में एक दूसरे की सहायता करें, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, खासकर इंडिया के स्ट्रैटेजिक एरिया में, खासकर इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और रिसोर्सेज हमारे सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। इसके साथ साथ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भारत और श्रीलंका कोऑपरेट करें, आर्थिक संकट से श्रीलंका को पार पाने की कोशिश करें। ये बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, रेपिटेटिव हो रही है अब काफ़ी, पर रास्ता यही है कि हम इन इश्यूज़ को सॉल्व करके ख़त्म करने की कोशिश करें। बाकी मैंने आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है बताया, टेरिटोरियल सीज, कॉन्टिगुअस जोन, अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैंने आपको ब्रीफली बताया है, बेसिक चीज़ बताई है कि कैसे इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो ओवरलैप करते हैं श्रीलंका के साथ। तो कुछ भी श्रीलंका में हो रहा है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो बस इसी के साथ इस टॉपिक को हम यहाँ रोकते हैं। आपके साथ मैंने डिस्कस किया ये मुद्दा, ऐसे ही अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए मुद्दे मैं आप सबको पढ़ाऊँगा, आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें इंटरनेशनल इश्यूज़ को और अपने यूपीएससी एग्ज़ाम में सिग्निफिकेंट एरियाज़ को कवर कर सकें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप इस सेशन में कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, फीडबैक दीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिएगा और बताइएगा आप अगर कुछ चेंज करना चाहें। पहला सेशन था, और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में। अलग अलग चीज़ों पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मुद्दे समझाए जाएंगे। जैसे मैंने आज एक मुद्दा समझाया, अलग अलग डायमेंशन से, एथिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर, डिफेंस के एरिया में, अलग अलग एरिया में हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे अलग अलग इंटरनेशनल इश्यूज़ की। तो आज हमने समझा अभी रीसेंट इशू जो कि इंडिया, श्रीलंका और चाइना के बीच में हुआ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच में आपको क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये मैंने समझाया। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मेरी मेल आईडी vasu.katara@studiiq.com, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वसु कटारा, VASUKATARA स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप सब लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, आइए मुझसे डिस्कशन करिए। इस पर मैं लाइव भी आऊँगा, आपके क्वेश्चंस भी लूँगा
और आपकी मदद करूंगा यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने में। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सबसे एक नए सेशन में। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।